डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जब राहुल शर्मा मंच पर खड़े होकर हेल परिकल्पना का विस्तृत प्रमाण लिख रहे थे, उनका पूरा मन और शरीर गणित के सागर में डूबा हुआ था, जैसे वे उससे निकल ही नहीं सकते थे। जब राहुल ने हेल परिकल्पना का अंतिम निष्कर्ष लिखा तो उनके दिमाग में अचानक प्रेरणा की एक चमक कौंधी। पूर्ण एकाग्रता, प्रेरणा की चमक शुरू। अचानक कल रात पड़ी हौज परिकल्पना उनके मन में समुद्र की लहरों की तरह उमड़ने लगी। फिर राहुल ने अनायास ही हौज परिकल्पना को हल करना शुरू कर दिया। डट राहुल को हेल परिकल्पना का जवाब पहले से ही सिस्टम से मिल चुका था, इसलिए पहले जब वे इसे लिख रहे थे तो ये बहुत आसान और तेज था। लेकिन हौज परिकल्पना का पूर्ण समाधान उनके पास नहीं था। हालांकि प्रेरणा की चमक के आशीर्वाद से उनकी लेखन गति बिल्कुल धीमी नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हेल परिकल्पना के लिए उन्होंने सबसे स्पष्ट सूत्रों का इस्तेमाल किया था। इस समय राहुल इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा हौज परिकल्पना हेल परिकल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी। इसलिए भले ही वहां मौजूद सभी लोग गणित के बड़े विशेषज्ञ थे, लेकिन जल्द ही ज्यादातर लोग राहुल की गति का पीछा नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने जटिल गणनाएं देखी तो उन्हें चक्कर आने लगा। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। सफेद शर्ट वाले एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, क्या तुम समझ पाए? बगल वाले ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन बाद में। सफेद शर्ट वाला पहले तो राहत की सांस लेता। शुक्र है, सिर्फ मैं ही नहीं जो समझ नहीं पाया। लेकिन जल्द ही वह भी बहुत कड़वा हो गया। राहुल तो बस 20 साल का एक युवक था, वह उसकी गणनाएं पढ़ भी नहीं पाया। यह लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? प्रोफेसर ललित नारायण ने विशाल डिस्प्ले को देर तक देखा, जिससे उनकी आंखों में हल्का दर्द होने लगा। इसी समय राहुल ने धीरे धीरे अपनी लेखन गति कम कर दी। ललित ने अपनी भौहें दबाईं और बोले, लगता है वह मुश्किल में है। प्रोफेसर बरनवाल, क्या तुम्हें लगता है कि वह सफल होगा? बरनवाल ने आह भरी और कहा, वह बहुत बड़ी मुश्किल में है, शायद ये बहुत कठिन होगा। ललित ने कहा, क्या अफसोस है। वास्तव में जैसा ललित और बरनवाल ने अनुमान लगाया था, राहुल को सचमुच मुश्किल हो रही थी। राहुल के दिमाग में वह लगातार एक पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचने और सुंदर दृश्य का आनंद लेने वाले थे, तभी आगे के रास्ते में एक दर्जनों मीटर चौड़ा खड्ड दिखाई दिया। राहुल उसे पार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राहुल ने एक झलक में चोटी की सुंदरता देख ली थी। वह बेताब होकर चोटी पर चढ़ना और उसका आनंद लेना चाहते थे। क्या अकादमिक गणित अनुभव स्तर को उन्नत करना चाहेंगे? हाँ, डिंग, उन्नयन सफल। गणित में पोप ग्रोथेंडिक का अनुभव प्राप्त हुआ। क्या स्किल डबल कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? हाँ, राहुल ने बिना हिचक के सब कुछ इस्तेमाल कर लिया जो उनके काम आ सकता था। अचानक पहाड़ी रास्ते के खड्ड के बीच में एक शानदार इंद्रधनुषी पुल प्रकट हुआ। राहुल इंद्रधनुषी पुल पर चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। चोटी की सुंदरता और उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती गई। इसी समय राहुल की सूत्र लेखन गति, जो धीमी हो गई थी, फिर से तेज हो गई। डट लेखन पेन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन तेजी और तीव्रता से टकराए। इससे और भी आश्चर्यजनक संगीत निकला। ये देखकर बरनवाल की धुंधली आंखें फिर से चमक उठीं। उन्होंने उत्साह से कहा, वह वाकई सफल हो सकता है। जैसे बरनवाल की बात को सत्यापित करना हो। राहुल की लेखन गति और तेज होती गई। अगले पल उनका कलाई अचानक रुक गई और उन्होंने धीरे से पेन नीचे रख दिया। पूरा सभागार पहले शांत हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, उसने कर दिखाया। हौज परिकल्पना सिद्ध हो गई। हे भगवान, मैंने फिर से इतिहास देखा। हाँ बिल्कुल, जयपुर विश्वविद्यालय के सम्मेलन में आए कुछ लोग पहले भी वहां आ चुके थे। पिछली बार राहुल ने सार्वजनिक रूप से एक विश्व स्तरीय समस्या, जुड़वां अभाज्य संख्याओं की परिकल्पना हल करके एक ऐतिहासिक दृश्य बनाया था। आज उन्होंने उस दिन को फिर से दोहराया और इसे और कठिन हौज परिकल्पना से बदल दिया। वाह! अचानक सभी ने पूरी ताकत से तालियां बजाईं, जिससे पूरा सभागार गड़गड़ाहट भरी तालियों से गूंज उठा। दर्शकों में बैठी प्रिया गुप्ता पूरे समय चुपके से राहुल को देख रही थी। वह राहुल को हेल परिकल्पना का प्रमाण लिखते देख रही थी और जटिल हौज परिकल्पना की प्रक्रिया लिखते देख रही थी। प्रिया ने राहुल का एकाग्र चेहरा, गंभीर हरकतें देखीं। धीरे धीरे प्रिया की आंखों में राहुल का शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। जब उन्होंने हौज परिकल्पना का अंतिम जवाब लिखा तो राहुल अचानक सूरज की तरह विशाल हो गए और प्रिया की पूरी दुनिया को भर दिया। प्रोफेसर बरनवाल ने दिल से तारीफ की, वह वाकई कमाल है।
आगे की सीट पर बैठे प्रोफेसर रवि गुप्ता ने उत्साह से चिल्लाया, प्रोफेसर राकेश देखा, उसने फिर से इतिहास रच दिया। मैंने तो कहा था। जब राहुल ने हौज परिकल्पना का अंतिम जवाब लिखा, प्रोफेसर राकेश सिर्फ स्तब्ध थे, पूरी तरह जड़। इसलिए रवि ने जो कहा वह उन्हें सुनाई नहीं दिया। लेकिन रवि को इसका एहसास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, जब तक राहुल नहीं गया, चलो कुछ सवाल पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने राकेश के कपड़े पकड़े और मंच की ओर बढ़े। वास्तव में कई विद्वानों के मन में भी यही विचार था और वे एक एक करके मंच की ओर बढ़े। हालांकि रवि की गति जाहिर तौर पर तेज थी। वे राकेश को लेकर राहुल के पास सबसे पहले पहुंचे और धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोले, श्री शर्मा नमस्ते, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? 55वां सूत्र, जो है कम जोड़ 1 = सम 9 5, आपने इसे कैसे प्राप्त किया? इस समय राहुल का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि जब उन्होंने पेन नीचे रखा तो उनके दिमाग में एक स्पष्ट सूचना गूंजी। डिंग, कार्य पूर्ण, हौज परिकल्पना का जवाब दें और 5 सुनहरे लकी ड्रॉ प्राप्त करें। राहुल को अभी भी स्पष्ट याद था कि पिछले सुनहरे लकी ड्रॉ ने उन्हें कितना कुछ दिया था। उन्हें यकीन था कि इस बार भी कोई कमी नहीं होगी, इसलिए राहुल को कुछ सवालों का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उनके पास पेशेवर स्तर की अंग्रेजी थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में जवाब देना चुना, क्योंकि वे भारतीय थे। इस सूत्र को 35वें, 41वें और 44वें समीकरण के साथ जोड़ना होगा, जो है 3x1 + 5m = 7। ये कहकर राहुल ने और रुकना बंद किया और पृष्ठभूमि की ओर बढ़ गए। सिर्फ प्रोफेसर राकेश और प्रोफेसर रवि खाली चेहरों के साथ वहां खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर राकेश ने कहा, रवि तुम सही थे, हमें हिंदी सीखनी होगी। रवि ने जोर से सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल। राहुल पृष्ठभूमि में जाने से पहले कई गणित विशेषज्ञ सवाल पूछने आए। अच्छे मूड में राहुल ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दिए। बेशक उन्होंने हमेशा हिंदी का इस्तेमाल किया। गणित विशेषज्ञ और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हिंदी न समझने की वजह से वे सिर खुजलाते रहे और कुछ नहीं बदला। राहुल को नहीं पता था कि इस घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय गणित समुदाय में हिंदी सीखने की लहर शुरू हो गई, और समय के साथ ये लहर और प्रबल होती गई। राहुल को इन सब का पता नहीं था। सभागार छोड़ने के बाद वह हॉस्टल लौट आए। इस समय हॉस्टल में कोई नहीं था। अमित यादव, चिराग गुप्ता, मोहन गुप्ता, कोई नहीं पता कहाँ गया था। राहुल को ये शांति अच्छी लगी। दरअसल सभागार की तालियों की वजह से उनके कान थोड़ा दर्द कर रहे थे। फिर राहुल ने ध्यान सुनहरे लकी ड्रॉ पर लगाया। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से सुनहरे लकी ड्रॉ को देखा। बुदबुदाए, 5 सुनहरे लकी ड्रॉ, देखें मुझे क्या मिलता है। खोलो, डिंग, बधाई, आपको शेयर डबल कूपन मिला। शानदार चीज, आज राहुल के पास अरी ग्रुप और तनिष्क सॉफ्टवेयर के 10% शेयर हैं। इसे इस्तेमाल करने पर वे तुरंत 10% और शेयर पा सकते हैं। डिंग, बधाई, आपको 80 लाख रुपए मिले। बेकार, कोई काम का नहीं। डिंग, बधाई, आपको भूमि वाउचर मिला। शानदार चीज, इस्तेमाल करने पर तुरंत 10,000 वर्ग मीटर जमीन और उस पर बनी सभी इमारतों का मालिकाना हक मिल सकता है। राहुल को अचानक याद आया कि उनके पास पहले से 2 भूमि वाउचर पड़े हैं। अगली बार मौका मिलने पर सभी का इस्तेमाल कर लेंगे। डिंग, बधाई, आपको 50 लाख रुपए मिले। बेकार, कोई काम का नहीं। डिंग, बधाई, आपको तनिष्क बैंक के 51% शेयर मिले। शानदार चीज, तनिष्क बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक, जिसकी बाजार मूल्य 6,000 अरब रुपए है। राहुल ने सीधे 51% शेयर हासिल कर लिए, यानी उनकी संपत्ति में 3,000 अरब रुपए की बढ़ोतरी हो गई। राहुल ने सुनहरे लकी ड्रॉ से मिली चीजें देखी और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उन्होंने ध्यान शेयर डबल कूपन पर लगाया। डिंग, क्या तनिष्क सॉफ्टवेयर के लिए शेयर डबल कूपन का उपयोग करना चाहेंगे? हाँ। डिंग, सफलतापूर्वक उपयोग, कुल 20% तनिष्क सॉफ्टवेयर के शेयर प्राप्त। अचानक राहुल की संपत्ति में 5,000 अरब रुपए की और बढ़ोतरी हो गई। वे तनिष्क सॉफ्टवेयर और अरी ग्रुप को विदेश से वापस लाने के और करीब पहुंच गए। ये सब खत्म करने के बाद राहुल का मूड और हल्का हो गया। वह बिस्तर पर लेट गए, बोरियत में फोन निकाला और उनके रूममेट्स जो इस समय खेल रहे थे वह किंग गेम शुरू किया। राहुल जानते थे कि यह एक टावर ध्वस्त करने वाला गेम है और हत्या का भी। हालांकि अकेले खेलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए गेम शुरू करने से पहले राहुल ने शार्क लाइव प्रसारण खोला। इस समय मयंकलाल हनुमान का किरदार खेल रहे थे और आसानी से डबल किल जीत लिया। लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत बैरेज उमड़ पड़े। बिन बिन, वाकई मयंक बहुत कमाल है। खुश और आनंद, ऑपरेशन बहुत शानदार है। हवा में इंसान, मैं कब ऐसी तकनीक पा सकूंगा। खुशी का सपना, वो बंदर शायद हैरान हो गया होगा, मेरा जंगल कहाँ है। मेरी स्क्रीन अचानक काली क्यों हो गई। हा हा हा।
भाई जय 666, बिना छाया 999, यशलाल, मयंक भाई मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, कुछ गेम मेरे साथ खेलो। मयंक ने जाहिर तौर पर ये बैरेज देखे हल्के से हंसे और सहजता से कहा, मुझे डर है कि मेरे पास सबके साथ गेम खेलने का समय नहीं है। इनाम के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं। ये बात जैसे ही निकली, लाइव प्रसारण कक्ष में एक सुनहरा संदेश दिखा, सम्राट योद्धा कर्मचारी का स्वागत, लाइव प्रसारण कक्ष में आए। फिर 1 रॉकेट, 10 रॉकेट, 50 रॉकेट, 100 रॉकेट, 200 रॉकेट ... आखिर में पूरे 1000 रॉकेट स्क्रीन पर उड़ गए। पूरा लाइव प्रसारण कक्ष पूरी तरह उबल पड़ा। सुनहरी मछली, अरे ये तो पौराणिक योद्धा कर्मचारी है। उदास किताब, कमाल का प्लैथ। कर्मचारी, धनवान, मयंक को बिगाड़ने आए हैं। सपनों में खोया, कर्मचारी, कर्मचारी आत्मा, कर्मचारी गुरु। जिंदगी से प्यार, कर्मचारी कहाँ है? हमारा राजा यहाँ है। प्रेमी, ओह मैंने आखिरकार कर्मचारी धनवान को देखा। राहुल ने बैरेज पर ध्यान नहीं दिया और सीधे एक संदेश भेजा, योद्धा, मयंक भाई मुझे पैसे दे, कुछ गेम खेलो। मयंक ने कभी नहीं सोचा था कि पौराणिक योद्धा कर्मचारी उनके लाइव प्रसारण कक्ष में आएंगे। उन्होंने स्क्रीन पर भरे रॉकेट देखे, पूरी तरह स्तब्ध। थोड़ी देर बाद मयंक ने चिल्लाकर कहा, पापा मैं आपके साथ गेम खेलूंगा। दूसरों के साथ गेम खेलने का समय नहीं है। क्या पापा कोई और है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह की स्थिति अतुल, ललित और मिहिर के लाइव प्रसारण में भी हुई। नतीजतन राहुल और 4 शीर्ष पेशेवर गेमर्स की एक टीम बन गई। देवता आए तो देवता मारें, बुद्ध आए तो बुद्ध मारें। 4 शीर्ष पेशेवर गेमर्स ने राहुल को घेर लिया और लगातार सामने वालों का खून कम करते रहे। आखिरी बूंद राहुल के लिए छोड़ दी ताकि वह अंतिम प्रहार कर सके। 1 किल, 2 किल, 3 किल, 4 किल। राहुल ने ये गेम बहुत आनंद से खेला। एक दिन का समय पलक झपकते बीत गया। जब राहुल स्कूल के जंगल पथ पर टहल रहे थे तो सामने से प्रिया गुप्ता मिल गईं। किसी कारण राहुल को अचानक लगा कि वह सुबह से थोड़ी अलग लग रही थी। इस समय प्रिया की खूबसूरत आंखें रत्नों की तरह हल्के से चमक रही थीं और उनका पूरा चेहरा लाल था। उनका छोटा चेरी मुंह भले ही खुला नहीं था, लेकिन जैसे राहुल के लिए अपनी मोहब्बत बता रहा था। उनके इस रूप को देखकर राहुल को अचानक अनिता और सान्या की याद आई। इसलिए उन्होंने प्रिया पर सच्चाई की आंख का इस्तेमाल किया। चेहरा मूल्य 98, पसंद की डिग्री 99। वाकई प्रिया की उनके लिए पसंद की डिग्री 99 तक पहुंच गई थी। लेकिन ये कब हुआ? गुर्र। इस समय राहुल का पेट गुर्राया। क्या प्रिया ने रात का खाना खाया? राहुल ने पूछा। प्रिया ने कहा, अभी नहीं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अच्छा है, चलो साथ में खाते हैं। वे सीधे मध्य व्यापार भवन की 26वीं मंजिल पर गए। ये वही जगह थी जहां राहुल और प्रिया ने पहली बार साथ खाना खाया था। दोनों ने स्टेक खाया और रेड वाइन पी। राहुल ने आगे बढ़कर पहली मुलाकात की तरह एक पियानो संगीत बजाया। हालांकि इस भोजन की कीमत सिर्फ 32,999 रुपये थी, लेकिन दोनों ने बहुत आनंद लिया। जब राहुल प्रिया को घर छोड़ने गए, शायद अंधेरे की वजह से प्रिया को थोड़ा डर लगा, तो उन्होंने मुड़कर राहुल को गले लगा लिया। चांदनी जैसे जाल की तरह हल्के से बिखरी थी। राहुल के सम्मेलन ने न केवल गणित समुदाय के विशेषज्ञों को उनके द्वारा हल की गई हेल परिकल्पना को मान्यता दी, बल्कि उन्होंने मौके पर ही हौज परिकल्पना का जवाब दे दिया। आमतौर पर जब ऐसा भव्य सम्मेलन होता है तो देश विदेश के अनगिनत मीडिया और पत्रकार मौके पर रिपोर्ट करने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जयपुर विश्वविद्यालय को पता था कि राहुल को साक्षात्कार पसंद नहीं, इसलिए उन्हें अब यह सुकून मिला। पत्रकार राहुल का साक्षात्कार नहीं ले पाए तो उन्होंने अपनी कैमरे सम्मेलन में भाग लेने वाले गणितज्ञों पर केंद्रित किए। प्रोफेसर बरनवाल, क्या राहुल शर्मा द्वारा हल की गई हेल परिकल्पना और हौज परिकल्पना सही है? एक गोरी पत्रकार ने पूछा। बरनवाल ने सोचकर कहा, मुझे यकीन है कि हेल परिकल्पना सही है। हौज परिकल्पना के लिए ये सवाल बहुत जटिल है। मुझे और समय और गहन शोध की जरूरत है। पत्रकार को जैसे कोई खबर का हॉटस्पॉट मिल गया। उसने जल्दी से कहा, आपका मतलब है कि राहुल की हौज परिकल्पना के जवाब में कोई समस्या है? बरनवाल ने सख्ती से कहा, कोई समस्या नहीं, बस इतना है कि उनका गणित स्तर मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मुझे और समय चाहिए। जैसे एक शिक्षक ने कठिन सवाल समझाया और नीचे बैठे छात्रों को उसे पचाने के लिए समय चाहिए। पत्रकार थोड़ी देर के लिए ठिठकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बरनवाल ऐसा कहेंगे। ये जान लो, वे गणित में शीर्ष विशेषज्ञ हैं और राहुल सिर्फ 20 साल का एक युवक। यह पत्रकार अनायास बोली, आपकी उनके बारे में इतनी ऊंची राय है? बरनवाल ने आसमान की ओर देखा जैसे कुछ याद कर रहे हों और बोले, जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ग्रोथेंडिक की याद आई। पत्रकार की आंखें सिकुड़ गईं। ग्रोथेंडिक, गणित का पोप।
ये कहना होगा कि बरनवाल का अनुभव वाकई सटीक था। राहुल, क्या उनके पास ग्रोथेंडिक का गणितीय अनुभव नहीं था? रवि गुप्ता और राकेश शर्मा भारत में ज्यादा समय नहीं रुके। सम्मेलन सुनने के बाद उन्होंने कुछ भारतीय खाना खाया और अमेरिका लौटने की तैयारी की। इस समय एक गोरा पुरुष पत्रकार आया और बोला, प्रोफेसर रवि, प्रोफेसर राकेश, नमस्ते। क्या राहुल शर्मा ने वाकई हेल परिकल्पना और हौज परिकल्पना का जवाब दिया? हाँ, रवि ने पुष्टि की। पुरुष पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन वह तो सिर्फ 20 साल का है। इस उम्र में उसने इतनी सारी समस्याएं हल की। क्या आपको लगता है कि किसी ने पहले जवाब दे दिया था और फिर उसने इसे लिखा? भारत में पहले भी ऐसा उदाहरण रहा है, जिसे यूजिन, हाँ यही शब्द था, वरना वह हमारे साक्षात्कार को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? रवि और राकेश दोनों ने पत्रकार को मूर्ख की तरह देखा। पहले जवाब देना और फिर राहुल को लिखने देना। क्या इस व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है? राकेश ने कहा, अगर तुम सम्मेलन में गए होते या तुम्हें गणित का जरा सा ज्ञान होता तो तुम ऐसा नहीं कहते। रवि ने कहा, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है, समय के खिलाफ दौड़कर गणित पढ़ता है। वह तुम्हारे बोरिंग साक्षात्कारों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और अब हमें जल्दी अमेरिका लौटना है और फिर अच्छे शिक्षकों से हिंदी सीखनी है। ये कहकर वह बगल से निकल गए। सोशल मीडिया पर भी बहुत हलचल थी। राष्ट्रीय दैनिक जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा को हेल परिकल्पना सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करने की बधाई और साथ ही मौके पर हौज परिकल्पना का जवाब देने के लिए। लगता है 4 विश्वगणित समस्याएं हल की, राहुल शर्मा। नहीं, राहुल भगवान, क्या तुम इंसान हो? काका, क्या तुम्हें पता है, मेरे गुरु ने पहले जय परिकल्पना पर शोध शुरू किया था। 1 साल तक पढ़ाई की और थोड़ी प्रगति हुई। फिर राहुल भगवान ने इसे हल कर दिया। तो मेरे गुरु ने हमें विषय बदलकर जुड़वां अभाज्य संख्याओं की परिकल्पना पढ़ने को कहा। हमने अभी शोध के कदम बनाए थे, तभी हमें पता चला कि राहुल भगवान ने जुड़वां अभाज्य संख्याओं की परिकल्पना हल कर दी। फिर मेरे गुरु ने बहुत सोचकर कहा कि अब कुछ अलग पढ़ते हैं, तो उन्होंने अभाज्य संख्याओं से बदलकर अमूर्त बीजगणित हेल परिकल्पना चुना। ठीक है, हमने कुछ दिन ही पढ़ाई की और राहुल भगवान ने फिर हेल परिकल्पना हल कर दी। फिर मेरे गुरु ने कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हम एक ऐसी कठिन समस्या पढ़ेंगे जिसे शायद इस सदी में कोई हल न कर सके, सहस्राब्दी समस्या की हौज परिकल्पना। लेकिन विषय कल ही तय हुआ था और अब राहुल भगवान ने हौज परिकल्पना भी हल कर दी। मेरे गुरु अब शौचालय में रो रहे हैं। ज्यादा नहीं कहूँगा, अब मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। छोटा वेंजी, हा, ऊपर वाला, क्या तुम मुझे हंसाकर मारना चाहते हो? 2 क्विनोआ, एक शब्द में, राहुल भगवान वाकई कमाल हैं। किकी के कई, अरे सुना है कि सहस्राब्दी समस्या हल करने पर $10 लाख मिलते हैं। तो क्या राहुल भगवान जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे? बेफिक्र, छोटा सोचो, छोटा ढांचा। भाई, राहुल भगवान ने पिछले बार ही 100 करोड़ रुपए का बोनस जीता था। लोग आए 100 करोड़ रुपए। क्या अब गणित पर मेहनत शुरू करने में देर हो गई है? राहुल ने गणित विशेषज्ञों के साक्षात्कारों और इंटरनेट पर गर्म चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते 2 दिन बीत गए। आज शनिवार था। नाश्ता करने के बाद राहुल ने मर्सिडीज GLC चलाए और सीधे हवाई अड्डे की ओर बढ़े। भारत एयरलाइंस का शानदार विमान पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। राहुल के पहुंचते ही कई फ्लाइट अटेंडेंट्स ने गर्मजोशी से उनकी सेवा शुरू कर दी। धूम, विमान ने जोरदार आवाज की और दूर के आसमान की ओर उड़ गया। 2 घंटे से भी कम समय में राहुल दिल्ली पहुंच गए। आज वे खास तौर पर अमिता यादव से मिलने आए थे। वसंतोत्सव के बाद दोनों नहीं मिले थे, जो वाकई बहुत लंबा समय था। इस समय अमिता यादव तेज कदमों के साथ विशाल ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग में दाखिल हुईं। उनका सही कद, खूबसूरत चेहरा और कार्यस्थल की महिला एलिटिज्म की अनोखी आभा हर जगह आश्चर्यजनक नजरें आकर्षित कर रही थी। एनिमा कपड़े पहने, कंधे पर प्राडा बैग और हाथ में पोर्श कार की चाबी पकड़े एक व्यक्ति धीरे धीरे आया। उसने हल्के संदेह भरे लहजे में कहा, ये खूबसूरत महिला, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? हालांकि अमिता के जवाब देने से पहले पीछे से एक मजाकिया आवाज गूंजी, दोस्त, अब कौन सा जमाना है? इस तरह की बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मेरी तरकीब देखो। अमिता ने आवाज सुनी तो उनकी खूबसूरत आंखें हल्के से हिलीं, क्योंकि उन्हें यह आवाज बहुत परिचित थी, राहुल शर्मा। फिर राहुल आगे बढ़े और अनायास अमिता की पतली कमर पर हाथ रखा और उनके होठों को अपने करीब ले गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खूबसूरत, मेरी गर्लफ्रेंड बनो। अमिता का चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया। उनके होंठ हल्के से खुले और उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है। फिर राहुल धीरे से बगल की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति मूर्ख नहीं था। उसे समझ में आ गया कि राहुल अमिता का बॉयफ्रेंड है। खूबसूरत लड़की का पीछा करना गलत नहीं था,
लेकिन पीछा करते समय उसके बॉयफ्रेंड से मिलना बहुत शर्मनाक था। इस समय वह बस एक दरार ढूंढना चाहता था जिसमें घुस जाए। वह सिर झुकाकर जल्दी से चला गया। अमिता को उम्मीद नहीं थी कि राहुल का ऐसा मजाकिया पक्ष भी होगा। वे हल्के से हंसी, दिल्ली कब आए? बस विमान से उतरा, राहुल ने कहा। ये सुनकर अमिता के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने राहुल की बांह पकड़ी और ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की ओर बढ़ी। थोड़ी देर बाद दोनों 78वीं मंजिल पर पहुंचे। फन्यू निवेश के 4 अक्षर तुरंत नजर आए। जब राहुल ने इस मंजिल को खरीदने में मदद की थी तो एक खाली थी। आज यहाँ कई डेस्क, कंप्यूटर और सफेद शर्ट पहने पुरुष और महिलाएं मेहनत से काम कर रहे थे। अमिता और राहुल को देखकर रिसेप्शन पर बैठी सुंदर लड़की थोड़ा ठिठकी। हालांकि अमिता अभी अभी स्नातक हुई थी, लेकिन उनके व्यवहार और काम करने के तरीके में कोई अपरिपक्वता नहीं थी। सबके दिमाग में अमिता एक सख्त बॉस थी। रिसेप्शन की सुंदर लड़की ने कब अमिता को इतनी नम्र मुद्रा में देखा था, और वह भी एक युवक का हाथ पकड़े हुए। यह काफी देर बाद रिसेप्शन की लड़की ने कहा, श्रीमती यादव नमस्ते। अमिता ने मुस्कुराकर उसकी ओर सिर हिलाया और अंदर की ओर बढ़ी। जल्द ही कंपनी के बाकी लोगों ने भी इस दृश्य को देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य उभर आया। हालांकि वे जल्दी से अभिवादन करने आए और मन ही मन राहुल की पहचान का अंदाजा लगाने लगे। डिंग। इस समय अमिता का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उन्होंने संदेश देखा और बोली, थोड़ी देर बाद एक भोज है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं आज दिल्ली तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम जहाँ जाओ मैं साथ हूँ, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। अमिता का दिल और मीठा हो गया। वे अनायास राहुल की बाहों में समा गईं। ये दृश्य फिर से सभी कर्मचारियों की नजरों में आया। खट। कुछ लोगों को जैसे अपने दिल टूटने की आवाज सुनाई दी। कोई उपाय नहीं, अमिता इतनी खूबसूरत थी कि वे कई कर्मचारियों के दिल की देवी थीं। अब उनकी देवी किसी और पुरुष की बाहों में थी। अमिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे ऑफिस लौटी, एक USB ड्राइव लिया और राहुल के साथ बाहर निकल गईं। शांगरीला होटल, 3री मंजिल का भोज हॉल। इस समय कई बड़े पेट वाले पुरुष और सूट बूट पहने महिलाएं एक साथ जमा थे, हंसते बात करते हुए। दीदी लू और दीदी फन, जिन्होंने अमिता के साथ कंपनी की जगह चुनी थी, दरवाजे पर खड़े होकर धीरे धीरे कुछ बात कर रही थीं। जब दीदी फन ने सिर उठाया तो उन्होंने राहुल और अमिता को देखा। अमिता, राहुल, तुम आ गए। बगल में दीदी लू ने भी सिर उठाया और बोली, राहुल, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमने फन्यू कंपनी के लिए ऑफिस खरीदा और फिर 200 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दी। वाकई समझदारी भरा फैसला। सोचा नहीं था कि तुम तुरंत आ जाओगे। राहुल ने कहा, सच में? बिल्कुल बिल्कुल, दीदी लू ने कहा। पिछले साल से हमने ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की ज्यादातर कंपनियों से संपर्क किया और दर्जनों निवेश आकर्षित किए। दीदी लू जितना बोल रही थी उतनी ही उत्साहित होती जा रही थी और नाचने लगी। बगल में दीदी फन ने कहा, तुमने शुरू में जो 300 करोड़ रुपए निवेश किए थे वे तुम्हें कई गुना लाभ दे सकते हैं। दीदी लू ने देखा कि राहुल का चेहरा हमेशा सादा रहा और सोचा कि शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने फिर कहा, यकीन नहीं है। आज हमारे साथ निवेश सहयोग करने वाले बॉस और कुछ बड़े बॉस जो निवेश करना चाहते हैं सब आएंगे, जिनमें तनिष्क बैंक के अध्यक्ष भी हैं। तुम्हें थोड़ी देर में उनका अभिवादन करना होगा और परिचय करना होगा। तब इस समय पीछे से कदमों की आवाज आई। दीदी लू ने आवाज सुनी तो मुड़कर बोली, श्री मेहता नमस्ते, कृपया अंदर आएं। मेहता ने सिर हिलाया और अंदर जाने ही वाले थे। अगले पल वे ठिठक गए और उत्साह से बोले, श्री शर्मा, आप यहाँ हैं। राहुल उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जब दूसरे ने अभिवादन किया तो वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनकी ओर सिर हिलाया। मेहता खुशी से बोले, हाँ हाँ, सोचा नहीं था कि आज आपसे मुलाकात होगी। मेरा बहुत सौभाग्य है। वैसे हमारी कंपनी ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की 35वीं मंजिल पर है। मैं बाद में फन्यू कंपनी में 20 करोड़ रुपए निवेश करूंगा। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हारी कंपनी का किराया 50% कम। धन्यवाद धन्यवाद श्री शर्मा, मेहता ने उत्साह से चिल्लाया। 50% छूट? उनकी कंपनी को सालाना 20 करोड़ रुपए का किराया देना पड़ता है, यानी सीधे 10 करोड़ रुपए कम हुए। हालांकि उन्होंने 20 करोड़ रुपए और निवेश किए, लेकिन निवेश अक्सर लाभकारी होता है। अगर नुकसान हुआ तो क्या एक बार में सब खो जाएगा? इसके अलावा इससे राहुल के दिल में एक छाप भी छूट सकती थी। ये निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा था। बगल में खड़ी दीदी फन और दीदी लू उनकी बातचीत सुनकर हक्का बक्का रह गईं। किराया? कैसा किराया? टप। मूल रूप से जो बॉस अंदर हंसते बात करते थे उन्होंने दरवाजे पर बातचीत सुनी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। नमस्ते श्री शर्मा। श्री शर्मा को देखा। श्री शर्मा, हमने 29वीं मंजिल पर फन्यू कंपनी में 30 करोड़ रुपए निवेश किए।
श्री शर्मा, हमने 45वीं मंजिल पर फन्यू कंपनी में 20 करोड़ रुपए निवेश किए। सबने राहुल को घेर लिया और लगातार बातें करते रहे। राहुल ने कहा, जो भी निवेश करेगा उसका किराया 50% कम होगा। धन्यवाद श्री शर्मा, बॉस खुशी से चिल्लाए। राहुल ने भोज हॉल के भीड़ भरे प्रवेश द्वार को देखा और बोला, दरवाजे पर भीड़ मत करो, अंदर जाकर बैठो। सभी बॉस ने सुना और जवाब दिया और भोज हॉल में अपनी जगह ढूंढकर बैठ गए। हालांकि उनकी नजरें हमेशा राहुल पर थीं, चापलूसी भरी। जब दीदी लू ने देखा कि सब चले गए तो उन्होंने राहत की सांस ली और बोली, वे जो किराया कह रहे थे। ओह, क्या मैंने तुम्हें ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग के किराए के बारे में नहीं बताया? पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग मेरी है, राहुल ने कहा। उनका लहजा इतना सादा और हल्का था, लेकिन दीदी फन और दीदी लू के कानों में ये जैसे एक गड़गड़ाहट थी और उनके कानों में गूंजने लगी। ये जान लो, ग्लोबल फाइनेंशियल टावर दिल्ली के केंद्र में सबसे शानदार कार्यालय भवन है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 500 अरब रुपए है। और अब ये राहुल शर्मा का है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। प्रॉपर्टी सभी कंपनी मालिकों का खास ख्याल रखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कंपनी जब ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की कंपनियों के साथ सहयोग की बात करती है तो सब बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ कंपनियां बिना बातचीत के ही बहुत सक्रियता से उनकी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहती हैं। किराए पर छूट, अब लगता है कि यह सब राहुल ने पहले से ही तय कर रखा था। टटट, इस समय गलियारे से फिर कदमों की आवाज आई। सोने का चश्मा पहने बहुत सौम्य दिखने वाला एक मध्यम आयु का व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। कुछ बॉस ने उसे देखा तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, श्री गुप्ता। नमस्ते श्री गुप्ता। श्री गुप्ता यानी विश्वजीत गुप्ता, तनिष्क बैंक के अध्यक्ष, आज के भोज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। दीदी लू और दीदी फन ने भी कहा, श्री गुप्ता, आपका स्वागत है। विश्वजीत गुप्ता को यह अभिवादन सुनाई नहीं दिए। वे तेजी से राहुल शर्मा के पास गए, हल्के से झुके और बहुत सम्मानजनक लहजे में बोले, श्री शर्मा, माफ करें, मैं थोड़ा लेट हो गया। राहुल ने सपाट स्वर में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी भोज अभी शुरू नहीं हुआ। विश्वजीत ने ये सुनकर राहत की सांस ली। ये दृश्य दीदी लू और दीदी फन की नजरों में आया। यह क्या हो रहा है? हाँ, उन्हें पता था कि ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग राहुल की है, लेकिन ऐसा लगता है कि तनिष्क बैंक ने ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग किराए पर नहीं लिया। तो फिर विश्वजीत गुप्ता राहुल के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? बल्कि कह सकते हैं कि सम्मानजनक। आखिरकार दीदी लू ने खुद को रोक न सकी और पूछा, राहुल, क्या तुम श्री गुप्ता को जानते हो? राहुल ने जवाब दिया, आज पहली बार मिले। पहली बार? तो फिर दीदी लू और ज्यादा हैरान थीं। राहुल को उनकी बात का मतलब समझ में आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद क्योंकि मैं तनिष्क बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। खामोशी, पूरा दृश्य अचानक शांत हो गया। दीदी लू और दीदी फन पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। तनिष्क बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक? ये जान लो, तनिष्क बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है, जिसकी बाजार मूल्य 6000 अरब रुपए से ज्यादा है। सबसे बड़ा शेयरधारक, ये कितना पैसा होगा? शुरू में राहुल ने आसानी से 100 करोड़ रुपए निकालकर ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की 78वीं मंजिल खरीदी थी और फिर 200 करोड़ रुपए कंपनी की शुरुआती पूंजी के लिए दिए। आज उन्हें पता चला कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग राहुल की है। ये पहले ही दोनों को चौंका चुके थे, और अब तनिष्क बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक का दर्जा, ये पूरी तरह से दोनों की कल्पना और समझ से परे था। उन्होंने अभी कहा था कि राहुल को अनुभव लेने देना चाहती हैं। यह अनुभव है। दीदी लू ने इस बारे में सोचा तो उनका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि दीदी लू और दीदी फन को नहीं पता था कि राहुल ने जो ताकत अब दिखाई वह उनके पास मौजूद विशाल संपत्ति का सिर्फ हिमशैल का सिरा था। अगर उन्हें पता चलता कि राहुल मालवीय समूह, लखनऊ ग्रुप, श्यामपुर थोक बाजार जैसी कई दसियों अरब की कंपनियों का सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसके अलावा उनके पास तनिष्क बैंक, फोक्सवैगन समूह और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 5% शेयर भी हैं। यहाँ तक कि वेयरी ग्रुप और तनिष्क सॉफ्टवेयर के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। रिहायशी कॉलोनियों और शानदार कार्यालय भवनों की तो बात ही छोड़ दें। पता नहीं उनके चेहरे पर क्या भाव होते। बगल में खड़ी अमिता यादव की नजरें राहुल को देखते हुए और चमकने लगीं। उनकी आंखों में राहुल की पहले से ही विशाल छवि अब और बड़ी होती जा रही थी। साथ ही ये सूरज की तरह चमकीली और ब्रह्मांड की तरह विशाल आभा बिखेर रही थी। अमिता पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गईं। शोरगुल के बीच आज का भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। राहुल निस्संदेह आज के भोज के नायक थे। इसके विपरीत फन्यू कंपनी को सीधे अरबों रुपए का निवेश मिला। अगर यह पहले होता तो दीदी लू और दीदी फन खुशी से उछल पड़तीं, लेकिन इस समय वे बहुत शांत दिखीं। दरअसल राहुल ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। भोज के बाद राहुल और अमिता ने शांगरीला होटल नहीं छोड़ा।
बल्कि वे सीधे सबसे ऊपरी मंजिल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में गए। स्वीट में प्रवेश करते ही दोनों एक दूसरे से चुंबक की तरह लिपट गए। लंबे समय बाद हुई मुलाकात ने अमिता को राहुल की बाहों में पूरी तरह पिघला दिया, जैसे वे पानी में बदल जाएंगी। आज रात कोई नींद नहीं। अगले दिन जब राहुल ने आंखें खोली तो बाहर पहले से ही उजाला हो चुका था। सफेद बिस्तर पर सिर्फ वे अकेले थे। राहुल ने आदतन फोन उठाया। हमेशा की तरह स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज पहले से दिख रहा था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक ने 71 लाख रुपए जमा किए। फिर उन्होंने ध्यान साइन इन सिस्टम पर लगाया। इन दिनों हर बार 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो किसी काम के नहीं। उम्मीद है आज कुछ और मिले। साइन इन। डिंग। बधाई, आपको टॉमसन प्रथम श्रेणी भवन मिला। राहुल ने टॉमसन प्रथम का नाम सुना था। प्रति वर्ग मीटर 2 लाख रुपए से ऊपर की शीर्ष लग्जरी इमारतें। प्रत्येक भवन में 40 से ज्यादा सेट्स लगते हैं। हर सेट 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच। यानी इस बार साइन इन से रूढ़िगत रूप से 5000 करोड़ रुपए मिले। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया, संतुष्टि जताते हुए। फिर वे धीरे से उठे और बाहर गए। इस समय अमिता कंप्यूटर के सामने बैठी थीं, गंभीरता से अपने काम को संभाल रही थीं। फन्यू कंपनी को ढेर सारा निवेश और तेजी से विकास मिलने का कारण। एक तरफ वाकई ग्लोबल फाइनेंशियल टावर में किराए पर रहने वाली कंपनियों से राहुल का समर्थन था। दूसरी तरफ अमिता की मेहनत, वरना कितना भी पैसा हो आखिर में शायद कुछ न बचे। इस समय अमिता ने भी राहुल को देखा। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान उभरी और वे बोली, जाग गए। मैं आज का काम पूरा कर लूंगी। राहुल ने कहा, ठीक है, तो मैं पहले कुछ खाना मंगवाता हूँ। अमिता ने जवाब दिया। फिर राहुल ने फोन उठाया और बर्ड्स नेस्ट पोरीज, सी उर्चिन एग टार्ट, सी फूड नूडल्स, झींगा, सी ककम्बर और तरह तरह के शानदार नाश्ते मंगवाए। जब राहुल वापस आए तो खाना भी आ चुका था। दोनों साथ बैठे, धीरे धीरे खाने का स्वाद लेते हुए, बहुत आराम से। फिर राहुल और अमिता प्रेसिडेंशियल स्वीट में 2 घंटे और रुके। जब अमिता बाथरूम गईं, तो राहुल का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। 12 बजे लकी ड्रॉ प्रकट हुआ। डिंग। बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग। बधाई, आपको 999 रुपये मिले। ... डिंग। बधाई, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग। बधाई, आपको 3,222 रुपये मिले। ... राहुल ने लगातार स्क्रीन पर क्लिक किया और कुल 52,112 रुपये प्राप्त किए। फिर फोन जेब में वापस रख लिया। मार्च में दिल्ली की हल्की हवा ताजगी दे रही थी। राहुल और अमिता बाहों में बांह डाले हलचल भरी सड़कों पर टहल रहे थे। इस पल ऐसा लगता था कि राहुल अब खरबों की संपत्ति वाला धनवान नहीं था और अमिता एक बड़ी निवेश कंपनी की बॉस नहीं थी। वे एक साधारण प्रेमी जोड़े की तरह थे, बिना किसी बंधन के। जब वे एक चौराहे पर मुड़े तो दूर से अचानक जोरदार शोर सुनाई दिया। अमिता ने आवाज की दिशा में देखा। उनका चेहरा हल्का सा बदल गया और बोली, मौसी, सिसी। फिर उन्होंने राहुल से कहा, वो मेरी मौसी और भतीजी हैं। ये कहकर वे जल्दी से आगे बढ़ीं। इस समय एक छोटी लड़की, जैसे चीनी मिट्टी की गुड़िया, जमीन पर लेटी रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, बहुत घबराए और डरी हुई। बगल में सादे कपड़े पहने मौसी ने जल्दी से झुककर उसे उठाया। उनका चेहरा देखभाल और चिंता से भरा था। अमिता दौड़कर आई और जल्दी से पूछा, मौसी, सिसी को क्या हुआ? वह ठीक है। बचपन से मौसी अमिता के लिए बहुत दयालु थीं। हर बार जब वे लखनऊ लौटती, मौसी अमिता के लिए ढेर सारे नाश्ते और खिलौने लाती थीं। दरअसल यही एक कारण था कि अमिता ने बाद में दिल्ली में पढ़ाई करने का फैसला किया। दिल्ली आने के बाद अमिता जब भी समय मिलता मौसी के घर सिसी के लिए पैसे देने जाती थीं। इस समय सिसी की दर्द भरी हालत देखकर उन्हें नहीं पता था कि कितना दुख हो रहा था। हालांकि मौसी के जवाब देने से पहले मोती का हार पहने, उंगलियों में बारीक मेकअप वाली एक महिला चिल्लाई, उसे कुछ हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा छोटा टाई इस छोटी लड़की की वजह से डर गया और अभी भी कांप रहा है। तुम जल्दी छोटे टाई से माफी मांगो और उसे शांत करो, वरना ये बात खत्म नहीं होगी। फिर महिला ने कुत्ते की रस्सी खींची, जिससे पीछे हट रहा कुत्ता कुछ कदम आगे आया। भौ! कुत्ता तुरंत भौंका। मौसी का स्वभाव हमेशा बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये सुनकर वे गुस्से में आ गईं। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बेटी को डराया। हमने तुमसे माफी नहीं मांगी और तुम हमें अपने कुत्ते से माफी मांगने को कह रही हो। दोनों की बातचीत ने जल्दी ही कई राहगीरों का ध्यान खींचा। कई लोग धीरे धीरे बात करने लगे। लोगों को कुत्ते से माफी मांगने को कह रही है, गलती है क्या? वो छोटी लड़की गिर गई। कितनी बेचारी छोटी लड़की, मैंने देखा उसका हाथ छिल गया। महिला ने आसपास के लोगों की चर्चा पर ध्यान नहीं दिया। उसने गर्दन उठाकर कहा, तुम्हारी बेटी हर दिन क्या खाती है? मूली, हरी सब्जियां, अचार।
मेरा छोटा टाई हर दिन शीर्ष गुणवत्ता का गोमांस और विदेश से मंगवाए फल खाता है। क्या वह मेरे छोटे टाई से तुलना कर सकती है? जल्दी मेरे छोटे टाई से माफी मांगो। महिला जब ये बोल रही थी तो वह और ज्यादा दबंग हो गई। जब उसने देखा कि मौसी ने माफी मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया तो उसे बुरा लगा और उसने हाथ उठाकर मौसी को धक्का देने की कोशिश की। खट, इस समय एक बड़ा हाथ आया जिसने महिला को रोक दिया। ये राहुल था। राहुल के पास हिंसक सौंदर्य शास्त्र की क्षमता थी। उनकी ताकत कितनी थी! तेजी से हरकत करने पर महिला की बांह तुरंत लाल और सूज गई। महिला ने गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। वह बहुत नाराज थी। उसकी आंखें फटी, चेहरे पर भारी मेकअप दरकने लगा। लगता था जैसे वह राहुल को जिंदा निगल लेगी। खट, राहुल ने फिर हाथ उठाया और थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार उन्होंने उसकी बांह नहीं बल्कि सीधे चेहरे पर मारा। अचानक महिला का पूरा चेहरा लाल और सूज गया। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, माफी मांगो। इस थप्पड़ ने महिला को होश में नहीं लाया बल्कि उसे और गुस्सा दिला दिया। आहे, तुम सब खत्म हो गए। मैं गारंटी देती हूँ तुम सब खत्म हो गए। पीछे का मिशेलिन 3 सितारा सूरजमुखी होटल हमारा है। मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी। महिला जोर से चिल्लाई, पूरी तरह एक पागल कुत्ते में बदल गई। खट, राहुल ने कुछ नहीं कहा और फिर महिला के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। अचानक उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन हो गई और वह पूरी तरह सुअर के सिर जैसी दिखने लगी। फिर राहुल ने आंख के कोने से पास के सूरजमुखी होटल को देखा। उसके बाद उन्होंने सिस्टम में मौजूद भूमि वाउचर पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, क्या सूरजमुखी होटल को केंद्र बनाकर भूमि वाउचर का उपयोग करना चाहेंगे? राहुल के पास कुल 3 भूमि वाउचर थे। पिछली बार वे हमेशा मौका ढूंढ रहे थे कि इनका इस्तेमाल करें। अब आखिरकार एक मौका मिला। हाँ, डिंग, सफलतापूर्वक उपयोग। महिला ने अपने सुअर जैसे सिर वाले चेहरे को पकड़ा और चिल्लाई, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए इंतजार करो। ये कहते हुए उसने मोबाइल निकाला और जल्दी से कॉल किया। पति, मुझे सूरजमुखी होटल के प्रवेश द्वार पर मारा गया। कुछ लोगों को लेकर आ। अपनी बेटी को सांत्वना देने की कोशिश करने के बाद मौसी ने कहा, अमिता, क्यों न हम चले जाएं? हालांकि वह भी माफी मांगवाना चाहती थी, लेकिन सूरजमुखी, ये तो दिल्ली का शीर्ष होटल है। इस महिला को वे बिल्कुल नहीं छेड़ सकती थीं। अगर होटल के लोग आए तो निश्चित रूप से आपदा होगी। महिला ने कहा, जाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। ये कहकर उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और मौसी, अमिता और बाकियों का रास्ता रोक लिया। अमिता ने सिसी को अपनी बाहों में लिया और हल्के से सांत्वना दी। फिर उनकी नजर राहुल पर टिकी। जाहिर था वे राहुल की राय ले रही थीं। राहुल ने उन्हें आश्वस्त करने वाला भाव दिया। फिर महिला को ठंडी नजरों से देखा। महिला ने मौसी पर चिल्लाने की हिम्मत की और अमिता को रोक लिया, लेकिन राहुल, जिसने उसे लगातार 2 थप्पड़ मारे थे, को देखकर वह डर गई और अनायास कुछ कदम पीछे हट गई। टटट, इस समय दूर से तेज कदमों की आवाज आई। फिर सुरक्षा वर्दी में लंबे चौड़े पुरुषों का एक बड़ा समूह आया। महिला ने इस समूह को देखा, खासकर सबसे आगे चल रहे सूट बूट में लगभग 50 साल के मध्यम आयु के व्यक्ति को देखकर बहुत उत्साहित हो गई। वह चिल्लाई, पति, मैं यहाँ हूँ। जब मध्यम आयु के व्यक्ति ने महिला की हालत देखी तो वह स्तब्ध रह गया। जब उसने महिला के बगल में खड़े व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। राहुल शर्मा, बॉस शर्मा। कई लोग सोचते हैं कि सूरजमुखी होटल उसका है, लेकिन मध्यम आयु का व्यक्ति अच्छी तरह जानता था कि वह सिर्फ एक प्रभारी है। असली मालिक कोई और है। और आज ही या अभी उस व्यक्ति को पता चला कि सूरजमुखी का मालिक बदल गया है और अब वह राहुल शर्मा नाम का एक युवक है जो सिर्फ 20 साल का है। सोचा नहीं था कि पलक झपकते ही नए मालिक से मुलाकात हो जाएगी। इस समय महिला ने राहुल की ओर इशारा किया और चिल्लाई, ये वही है। पति, इसने मुझे इस हाल में किया। कहा कि यह छोटी लड़की मेरे छोटे टाई से भी तुलना नहीं कर सकती, यहाँ तक कि तुम सब मिलकर भी मेरे छोटे टाई से कम हो। उसने मुझे मारने की हिम्मत की। नालायक, अभी तुम बहुत घमंडी थे ना, चलो मारो। वह इतना कहने की हिम्मत कर रही थी कि राहुल और उनके बगल वाले लोग मिलकर उसके कुत्ते से तुलना नहीं कर सकते। फिर राहुल को नालायक कह रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हिम्मत हुई? कमबख्त। धूम धूम धूम। मध्यम आयु का व्यक्ति बहुत गुस्से में था और जल्दी से आगे बढ़ा। अगले पल उसने गर्जन और बिजली की तरह हाथ उठाया। खट, ये थप्पड़ फिर से महिला के चेहरे पर पड़ा। महिला का चेहरा पहले से ही लाल और सूजा हुआ था और इस थप्पड़ से उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिसने लगी। यह अचानक थप्पड़ ने महिला को हक्का बक्का कर दिया। यह क्या हो रहा है? मेरे पति ने मुझे अचानक क्यों मारा? वह मेरे समर्थन में नहीं आया। हालांकि महिला के सवाल पूछने से पहले खट, एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा।
इस बार यह मध्यम आयु का व्यक्ति नहीं बल्कि राहुल था। राहुल ने हल्के स्वर में कहा, तुमने कहा कि मैं मारूं, मैंने बस तुम्हारी इच्छा पूरी की। इस थप्पड़ ने महिला को फिर से होश में लाया और वह चिल्लाई, मैं तुमसे लड़ूंगी। ये कहकर उसने अपने हाथ 9 इन सफेद पंजों की तरह फैलाए और राहुल को पकड़ने की कोशिश की। नालायक, मध्यम आयु के व्यक्ति ने चिल्लाया। फिर उसने उसे जमीन पर लात मार दी। उसके बाद वह झुका और बहुत सम्मानजनक और परेशान स्वर में बोला, श्री शर्मा, माफ करें, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा और उसने आपको टकराया। माफ करें, राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे टकराया। उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड की मौसी की बेटी उसके कुत्ते से भी तुलना नहीं कर सकती। वह चाहती थी कि वे कुत्ते से माफी मांगें। मध्यम आयु का व्यक्ति डर से कांप गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उसने फिर से महिला को लात मारी और चिल्लाया, जल्दी माफी मांगो। महिला दर्द से चिल्लाई और जमीन पर लुढ़कने लगी, लेकिन उसने तुरंत माफी नहीं मांगी। मध्यम आयु के व्यक्ति ने फिर लात मारी और कहा, जल्दी माफी मांगो, जल्दी माफी मांगो। इस समय महिला को भी समझ आ गया कि राहुल की निश्चित रूप से बहुत भयानक पहचान है। वह जमीन पर लेटी रो रही थी, माफ करें, माफ करें, मैं गलत थी, मैंने बकवास किया। इस बड़े बदलाव ने मौसी और सिसी को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। राहुल ने हल्का सा गुर्राया और फिर बोला, अमिता, मौसी और सिसी, अब रात के खाने का समय भी हो गया है, चलो पहले साथ में खाना खाते हैं। मौसी ने अमिता की ओर संकोच से देखा। अमिता ने मुस्कुराकर कहा, मौसी, सिसी, चलो साथ में स्वादिष्ट खाना खाते हैं। ये कहकर उन्होंने सिसी को अपनी बाहों में लिया। बगल में जो मध्यम आयु का व्यक्ति झुका हुआ था, उसने जल्दी से कहा, श्री शर्मा, मैं सूरजमुखी में आपके लिए जगह की व्यवस्था करता हूँ। राहुल ने उसकी ओर देखा और उदासीन स्वर में बोला, जरूरत नहीं। अपनी पत्नी के बेकाबू व्यवहार को बढ़ावा देना सूरजमुखी को तुम जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। फिर लंबे कदमों के साथ आगे बढ़े। राहुल ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था अगर आज उन्होंने हाथ नहीं उठाया होता तो दूसरों का परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। माफी मांगना काफी है, ये कैसे संभव है? पर मध्यम आयु के व्यक्ति को लगा जैसे उसकी सारी ताकत एक पल में निकल गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म। उन्हें सूरजमुखी का महाप्रबंधक बनने में कई साल लगे और अब सब खत्म। जब उसने नीचे देखा और जमीन पर लेटी महिला को देखा तो उसे गुस्सा आया और वह चिल्लाया, ये तुम्हारी वजह से है, ये सब तुम्हारी वजह से, कमबख्त। धूम। फिर मध्यम आयु के व्यक्ति ने महिला को फिर से लात और मुक्कों से मारा। इन सब की राहुल को कोई परवाह नहीं थी। राहुल, अमिता, मौसी और सिसी को सूरजमुखी के उप महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें शानदार बॉक्स में बिठाया। अमिता ने परिचय दिया, मौसी, यह मेरा बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा है। मौसी ने चुपके से राहुल को देखा और मन ही मन सिर हिलाया, बहुत संतुष्ट। दरअसल राहुल बहुत सुंदर थे और उनकी एक खास आभा थी। थोड़ी देर बाद मौसी ने कहा, राहुल, अभी के लिए सचमुच धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो सिसी और मैं बहुत शर्मिंदगी में पड़ते। राहुल ने हल्के स्वर में कहा, ये बस एक छोटी सी बात है, इसे दिल पर न लें। इस समय क्रिस्प बोन मछली, पफर मछली, फीनिक्स सूप, बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों की एक श्रृंखला जल्दी से परोसी गई। यह इतने सारे व्यंजन? मौसी ने हैरानी से पूछा। खाने की खुशबू सूंघते हुए वे लार निगलने लगी। राहुल ने कहा, तो हमें और मेहनत करके खाना होगा। सब मिलकर चॉपस्टिक्स उठाएं, बाद में ठंडा हो गया तो स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। ये कहकर राहुल ने एक टुकड़ा मांस उठाया और अमिता की कटोरी में डाला। राहुल के नेतृत्व में बाकी लोगों ने भी संकोच छोड़ दिया। हो, जब सबने खाना मुंह में डाला तो वे रुक ही नहीं पाए। सिसी ने अनायास कहा, कितना स्वादिष्ट है। अमिता ने मुस्कुराकर कहा, सिसी, तो तुम्हें और खाना होगा। हम। सिसी ने जोर से सिर हिलाया। इस भोजन से सभी बहुत संतुष्ट थे। इस समय अमिता ने कहा, वैसे राहुल, तुम और यह सूरजमुखी होटल। ओह, मैंने कुछ समय पहले इस होटल को ले लिया और अब मैं इसका मालिक हूँ, राहुल ने कहा। आगे से तुम इसे मुफ्त कैंटीन की तरह इस्तेमाल कर सकती हो। उनका लहजा बहुत हल्का और सादा था, जैसे वे कह रहे हों, ओह, मैंने अभी खाना खाया। हालांकि अमिता और मौसी के कानों में ये पूरी तरह अलग था। ये जान लो, सूरजमुखी दिल्ली का एकमात्र मिशेलिन 3 सितारा होटल है। प्रति व्यक्ति खपत 5,000 रुपये से ऊपर है। फिर भी सूरजमुखी में बुकिंग करने वालों की कतार अगले महीने तक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुकान कितनी शानदार है। अब ये दुकान राहुल की है, लेकिन राहुल के मुंह में ये सिर्फ ये दुकान थी। यह ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई छोटी दुकान खोल ली हो। जब राहुल और बाकी बॉक्स से बाहर निकले तो सूरजमुखी के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह पहले की तरह बगल में इंतजार कर रहा था।
राहुल ने सबसे आगे खड़े काले फ्रेम का चश्मा पहने व्यक्ति को देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जय चावला है और मैं सूरजमुखी का उप महाप्रबंधक हूँ, व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अब से तुम सूरजमुखी के जिम्मेदार हो। जय ने उत्साह से कहा, जी, मैं भविष्य में सूरजमुखी को अच्छी तरह संभालूंगा। राहुल ने उनके ढेर सारे वादों को सुनने की प्रतीक्षा नहीं की और सीधे हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, बस इतना। मौसी को पता था कि राहुल और अमिता डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए सूरजमुखी छोड़ने के बाद मौसी ने सिसी को साथ लिया और राहुल और अमिता से विदा ली ताकि वे अपने प्रेमी जोड़े की दुनिया का आनंद ले सकें। खाना खाने के बाद राहुल और अमिता ने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ बैठें। दोनों बस सड़क के किनारे टहलते रहे, पाचन करते हुए। ज्यादा दूर नहीं गए कि पास में एक यूरोपीय शैली का महल उनकी नजरों में आया। महल के ऊपर लिखा था पाटेक फिलिप। पाटेक फिलिप, राहुल ने मन ही मन कहा और फिर उनकी नज़र अमिता की चिकनी कलाई पर पड़ी। इसलिए राहुल ने बिना हिचक अमिता का जैद जैसे हाथ पकड़ा और लंबे कदमों के साथ इस महल जैसी दुकान में घुस गए। डिंग डिंग डिंग। दुकान में प्रवेश करते ही वसंत जल की तरह डिंग डोंग की आवाज आई, जो बहुत कर्णप्रिय थी। इस समय क्लर्क ने भी किसी के आने को देखा और मुस्कुराकर कहा, पाटेक फिलिप में आपका स्वागत है। फिर दरवाजे के करीब खड़ी महिला क्लर्क धीरे धीरे उनके पास आए। उसने नर्म स्वर में पूछा, माफ करें, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? राहुल ने अमिता की ओर इशारा किया और बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घड़ी खरीदने आया हूँ। कोई सुझाव? महिला क्लर्क ने पहले चुपके से अमिता को देखा और उनकी सुंदरता से पहले तो हैरान रह गई। जब उसने अमिता की गर्दन पर गहरा समुद्र का दिल देखा तो उसकी आंखें हल्के से चमकीं। लेकिन जब महिला क्लर्क की नजर राहुल पर गई और उसने गलती से उनकी कलाई पर वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन टूर डी लिल देखा तो उसका दिल जोर से धड़का। उसे पता था आज वह निश्चित रूप से एक बड़े ग्राहक से मिली थी, इसलिए महिला क्लर्क का रवैया और ज्यादा सम्मानजनक हो गया। यह नहीं कि महिला क्लर्क ग्राहकों को रंगीन नजरों से देखती थी, बल्कि साधारण छटनी के बाद वह बेहतर सेवा दे सकती थी। इस महिला की त्वचा गोरी है और उनका व्यक्तित्व परिष्कृत है, जो हमारी पाटेक फिलिप की तारों, केजे और फूलों की सुगंध घड़ियों से मेल खाता है। महिला क्लर्क ने क्रिस्टल काउंटर की ओर इशारा किया, जहां हर एक बहुत सुंदर और अनोखी घड़ियां थीं और लगातार उनका परिचय देती रही। हालांकि अमिता को इन घड़ियों से कोई खास लगाव नहीं लगा और उनका चेहरा हमेशा सामान्य रहा। महिला क्लर्क ने ये देखा और बोली, और ये शैली मेरी नज़र में सबसे उपयुक्त है। महिला क्लर्क ने बीच में रखी एक घड़ी की ओर इशारा किया। अमिता ने उस दिशा में देखा और उनकी खूबसूरत आंखें अनायास चमक उठीं। ये बदलाव महिला क्लर्क की नज़रों में भी आया। वह मुस्कुराई और विस्तार से परिचय देने लगी। इस शैली की सुंदरता को प्रसिद्ध घड़ी निर्माता श्री लॉरेंटे हमने 5 साल में डिजाइन और बनाया था। ये विश्व स्तर पर 15 टुकड़ों में सीमित है और भारत में हमारे पास सिर्फ यह एक है, इसलिए इसे देश में अनोखा कहा जा सकता है। नीलमणि कांच से बना इसका सतह पारदर्शी, चमकीला और शानदार है। पट्टा और केस में 99 प्राकृतिक हीरे जड़े हैं। रोशनी में ये चमकदार और शानदार है, जैसे एक शाही युवती। महिला क्लर्क ने घड़ी का परिचय देते हुए रबर के दस्ताने पहने और बहुत सावधानी से घड़ी निकाली। वाह, कितनी सुंदर घड़ी! इस समय दरवाजे से एक हैरानी भरी आवाज आई। एक बड़ा पेट वाला पुरुष एक भव्य महिला को पकड़े धीरे धीरे अंदर आया। भव्य महिला ने नखरे दिखाते हुए कहा, पति, मुझे ये घड़ी चाहिए। पुरुष ने उस दिशा में देखा जहां महिला इशारा कर रही थी और उसने घड़ी को बस लापरवाही से देखा। हालांकि वह तुरंत अमिता की खूबसूरत दिखावट से हैरान रह गया। उत्कृष्ट चेहरा, सही काद, देवी। ये निश्चित रूप से एक देवी थी। पहले पुरुष को लगता था कि उसकी नई गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, अब लगता था बकवास, ये तो बस गंदगी का ढेर थी। भव्य महिला ने पुरुष के चेहरे के बदलाव को नहीं देखा। उसने पुरुष की बांह हिलाई और बोली, पति, मुझे वह घड़ी चाहिए। पुरुष होश में आया और बोला, आह आह। हालांकि भव्य महिला दुकान में घुसने के बाद से जोर जोर से बोल रही थी, लेकिन महिला क्लर्क उसे डांट नहीं सकी और सम्मानजनक स्वर में समझाने लगी, माफ करें, ये घड़ी इन 2 ग्राहकों द्वारा चुनी जा रही है। अगर महिला क्लर्क ने यह नहीं कहा होता तो पुरुष इस घड़ी को खरीदने में हिचकता, क्योंकि उसे भी पाटेक फिलिप का नाम पता था। एक घड़ी की कीमत लाखों रुपए हो सकती थी, लेकिन अब महिला क्लर्क के ये कहने से उल्टा उसका इस घड़ी को खरीदने का इरादा पक्का हो गया। अपने पैसे खर्च करके घड़ी खरीदना तुरंत अपनी धन संपत्ति और अरबों का प्रदर्शन करेगा। ये निश्चित रूप से अमिता का ध्यान आकर्षित करेगा और उसे अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर करेगा। थोड़ी देर बाद कोई बहाना ढूंढकर अमिता का संपर्क नंबर ले लें। भविष्य में क्या ढेर सारे मौके नहीं होंगे। पुरुष ने पहले भी ऐसा कई बार किया था और कहा जा सकता है कि वह इसमें माहिर था। इसलिए पुरुष ने गर्दन उठाए और बोला, चुन रहे हैं।
यानी अभी खरीदा नहीं, ऐसे में हम अभी खरीद लेते हैं। ये कहकर उसने सीधे एक सुनहरे किनारे वाली बैंक कार्ड निकाली। ये देखकर भव्य महिला ने खुशी से कहा, वाह, मेरे पति कमाल हैं। मुआ। महिला क्लर्क ने कार्ड तुरंत नहीं लिया, बल्कि संकोच से राहुल और अमिता की ओर देखा। पुरुष ने भौहें चढ़ाईं और बोला, क्या मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी पड़ेगी? महिला क्लर्क को कहना पड़ा, नहीं, मैं आपके लिए कार्ड स्वाइप करती हूँ। ड्रॉप। हालांकि बैंक कार्ड को पीओएस मशीन पर स्वाइप करने के बाद कोई खपत बिल नहीं निकला। महिला क्लर्क ने कहा, महोदय माफ करें, आपके खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है। पुरुष ने कार्ड लिया, आसपास देखा और बोला, ये कैसे संभव है? इस कार्ड में अभी भी 20 लाख रुपए हैं। तुमने जरूर गलत कार्ड स्वाइप किया, फिर से कोशिश करो। महिला क्लर्क ने धैर्य से कहा, महोदय माफ करें, शायद आपने मेरा परिचय नहीं सुना। इस घड़ी का नाम सुंदरता है और इसमें 99 प्राकृतिक हीरे और नीलमणि कांच है। ये विश्व स्तर पर 15 टुकड़ों में सीमित है और इसकी कीमत 8.89 करोड़ रुपए है। 8.89 करोड़ रुपए। पुरुष का दिल हल्का सा कांप गया। उसकी सारी संपत्ति मिलाकर कुछ करोड़ रुपए थी। उसमें रियल एस्टेट भी शामिल था। अगर लाखों रुपए खर्च करके घड़ी खरीदनी हो तो दांत पीसकर वह स्वीकार कर सकता था, लेकिन अगर 8.89 करोड़ रुपए की घड़ी खरीदनी हो, यह पागलपन है। इसके अलावा उसके पास इतनी तरलता नहीं थी। बगल में भव्य महिला ने नर्म स्वर में कहा, पति, क्या तुम्हारी कंपनी का बाजार मूल्य कई अरब रुपए का नहीं है? ये तो सिर्फ 8.89 करोड़ है। मुझे ये घड़ी चाहिए। कई अरब का बाजार मूल्य, ये डींगे मारना है। पुरुष थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने इस कार्ड में इतना पैसा नहीं रखा। अगली बार हम फिर खरीदेंगे। राहुल, जो अब तक चुप थे, ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पैसे नहीं हैं तो पैसे नहीं हैं। इतने बहाने क्यों बना रहे हो? जब पुरुष ने अमिता को देखा तो उसकी आंखों में जो नंगी चाहत थी, राहुल ने तुरंत उसका घड़ी खरीदने का इरादा समझ लिया। ऐसे में राहुल स्वाभाविक रूप से कुछ कहना चाहते थे। पुरुष गुस्से में आ गया और बोला, लड़के, तुम क्या कह रहे हो? हालांकि जल्दी ही उसने फिर ठंडा स्वर लिया और ठहाका मारकर बोला, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुमने ये घड़ी पहले नहीं देखी थी? तो तुम भुगतान करो। पुरुष की नज़र में राहुल सिर्फ 20 साल का एक युवक था। वह 8.89 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा? जब तक वह इसे नहीं निकाल पाएगा तब खुद उसका मजाक उड़ाने का समय होगा। राहुल ने सपाट स्वर में कहा, मैंने कब कहा कि मैं ये घड़ी खरीदना चाहता हूँ? पुरुष ने ठहाका मारकर कहा, पैसे नहीं हैं तो कह दो कि पैसे नहीं हैं। कुछ युवा लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा दिखता है? वास्तव में समझदार लोगों की नज़र में ये कितना हास्यास्पद है। ये तो बस एक जोकर है। राहुल ने पुरुष की ओर देखा, फिर काउंटर के बीच में रखी घड़ी की ओर इशारा किया और महिला क्लर्क से बोला, नमस्ते, कृपया ये घड़ी निकालें, हम इसे खरीदना चाहते हैं। राहुल शर्मा की नज़रें कितनी तेज थीं। जब महिला क्लर्क ने सुंदरता घड़ी का परिचय दिया तो अमिता यादव की आंखें वाकई हल्के से चमकी थीं। लेकिन राहुल जानते थे, वह घड़ी से बिल्कुल प्रभावित नहीं थी, बल्कि उनके मन में बगल वाली घड़ी थी, यानी सबसे बीच वाली। महिला क्लर्क ने राहुल के इशारे की दिशा में देखा और वह हल्के से हैरान रह गई। फिर वह जल्दी से सबको परिचय देने लगी, ये हमारी पाटेक फिलिप की विश्व स्तर पर 5 टुकड़ों में सीमित घड़ी है, रानी। इसे प्रसिद्ध पाटेक फिलिप डिजाइनर जॉर्ज निफ्रो ने 10 साल में शोध और डिजाइन किया था। इसका पट्टा और केस 365 प्राकृतिक रंगीन हीरों से जड़ा है, जो 365 दिनों की स्थायी सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक है। राहुल ने सिर हिलाया और उनके परिचय को पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना एक बैंक कार्ड निकाला और बोला, कार्ड स्वाइप करें। क्या? महिला क्लर्क एक पल के लिए ठिठकी। उसने इतना परिचय देने और कीमत न बताने का कारण यह था कि यह घड़ी बहुत महंगी थी। उसका राहुल के प्रति अच्छा प्रभाव था और वह नहीं चाहती थी कि पुरुष उसका मजाक उड़ाए। हालांकि महिला क्लर्क को उम्मीद नहीं थी कि राहुल ने उसी पुरुष की तरह सीधे बैंक कार्ड निकाल लिया। महिला क्लर्क ने संकोच से कहा, इस घड़ी की कीमत 31 करोड़ रुपए है। राहुल के बोलने से पहले बगल में खड़ा पुरुष पहले ही चिल्ला पड़ा, कार्ड स्वाइप करो। क्यों? मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी पड़े। महिला क्लर्क ने फिर से राहुल की ओर देखा और देखा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उसे बैंक कार्ड को पीओएस मशीन पर हल्के से स्वाइप करना पड़ा। डिंग, हल्की सी आवाज के साथ 31 करोड़ रुपए का बिल भी निकल आया। डेबिट सफल। साथ ही राहुल के फोन में 3100 लकी ड्रॉ प्रकट हुए। मूल रूप से पुरुष ने पहले से ही आकाश की ओर हंसने की तैयारी कर ली थी। इस पल वह पूरी तरह जड़ हो गया। यह क्या स्थिति है? कटौती सफल रही। उसके पास 31 करोड़ रुपए हैं। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने पुरुष की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, तुमने जो अभी कहा वह सही है।
पैसे नहीं हैं तो कह दो कि पैसे नहीं हैं। कुछ लोग बस दिखावा करना पसंद करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह अच्छा दिखता है? वास्तव में समझदार लोगों की नज़र में ये कितना हास्यास्पद है। ये तो बस एक जोकर है। ये वही था जो पुरुष ने अभी राहुल से कहा था। नतीजतन अब राहुल ने इसे ज्यों का त्यों पुरुष को लौटा दिया। पुरुष को लगा जैसे पूरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा हो। दर्द, बहुत दर्द। पुरुष खंडन करना चाहता था लेकिन वह खंडन नहीं कर सका, इसलिए उसे सिर झुकाकर बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह पाटेक फिलिप की दुकान से बाहर निकला, बगल में खड़ी भव्य महिला चिल्लाई, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम धनवान हो, तुम तो गरीब निकले। मैं कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। ये कहकर वह दूसरी दिशा में चली गई। पुरुष ने मुंह खोला और उसका चेहरा असहायता से भरा था। जब उसने अमिता को देखा तो उसे लगा कि भव्य महिला बकवास थी। नतीजतन अब बकवास भी नहीं रही। इन सब पर राहुल ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चमकदार पाटेक फिलिप रानी घड़ी ली और धीरे से अमिता की जैद जैसे कलाई पर पहनाई। मुस्कुरा कर कहा, पसंद है। अमिता ने जोर से सिर हिलाया और फिर खुद को रोक न सकी और राहुल की बाहों में झुक गईं। इस समय उनका पूरा मन मिठास से भर गया था। पाटेक फिलिप छोड़ने के बाद दोनों ने हाथ पकड़े और आगे बढ़े। नदी की हवा को आने दिया, ताजगी और सुकून भरा। जब राहुल ने सिर उठाया तो उन्हें दूर खड़ा एक ऊंचा भवन दिखा, टॉमसन प्रथम। क्या ये वही इमारत नहीं थी जो मैंने अभी हासिल की? राहुल को टॉमसन प्रथम के इस मशहूर भवन के बारे में बहुत उत्सुकता थी, इसलिए उन्होंने सीधे अमिता का हाथ पकड़ा और कॉलोनी की ओर बढ़े। टॉमसन प्रथम की कीमत अधिक है। एक तरफ इसकी अच्छी स्थिति की वजह से, दूसरी तरफ प्रबंधन और पर्यावरण बहुत अच्छे हैं। कॉलोनी का गेट चेहरा पहचानने की सुविधा से लैस है और बाहरी लोग बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। ड्रॉप। जब राहुल गेट पर पहुंचे तो गेट हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। बगल में खड़े दो सुरक्षा गार्ड जल्दी से सीधे खड़े हो गए, जैसे सैनिक जो अपने कमांडर को देखते हैं। राहुल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे नदी के सबसे करीब वाले भवन की ओर बढ़े। ड्रॉप। भवन का दरवाजा फिर से स्वचालित रूप से खुल गया। ये देखकर सुरक्षा गार्ड्स ने राहुल को और ज्यादा सम्मानजनक नजरों से देखा, क्योंकि यह भवन बहुत पहले एक रहस्यमयी व्यक्ति ने खरीद लिया था। उसके बाद साफ सफाई और सुरक्षा को छोड़कर वहां कोई नहीं था। ये टॉमसन प्रथम में बहुत कम लिस्टिंग का एक कारण है। इस समय राहुल ने कदम बढ़ाया और जवाब स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से राहुल को सुरक्षा गार्ड्स के विचारों का पता नहीं था। वे अमिता को लेकर अत्यंत विशाल और शानदार लिफ्ट में घुसे। वो लिफ्ट ऊपर गई जैसे जमीन पर चल रही हो, लगभग बिना किसी हलचल के। सिर्फ 10 सेकंड में राहुल और अमिता सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। राहुल ने कोट से ताला खोला। खट, हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। लगभग 100 वर्ग मीटर का लिविंग रूम तुरंत दोनों की नजरों में आया। सूर्यास्त की किरणें फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों से चमकी, शानदार आधुनिक फर्नीचर को रोशन किया और साथ ही अमिता की खूबसूरत आंखों को भी पूरी तरह रोशन किया। राहुल ने कहा, अमिता, तुम आगे से यहाँ रह सकती हो। अमिता का शरीर हल्के से कांप गया। ये खुशी थी, ये सुख था। उन्होंने अपने छोटे चेरी मुंह को धीरे से खोला और फुसफुसाया, राहुल। फिर वे खुद को रोक न सकी और राहुल की बाहों में झुक गईं। टॉमसन प्रथम, जो लंबे समय से शांत था, आज बहुत जीवंत हो गया। अगले दिन जब राहुल ने आंखें खोली तो अमिता अभी भी बिस्तर पर लेटी थी, बहुत गहरी नींद में। ये भी स्वाभाविक था। दरअसल वे पिछले 2 दिनों में बहुत थक गई थीं, इसलिए राहुल ने उन्हें परेशान नहीं किया। वे चुपके से अकेले हॉल में गए। पहले उन्होंने सूरजमुखी होटल के लोगों को कॉल करके कुछ खाना भेजने को कहा। फिर उन्होंने साइन इन सिस्टम पर ध्यान लगाया। कल मुझे टॉमसन प्रथम मिला, आज देखते हैं क्या है। साइन इन। डिंग, बधाई, आपको सोलांज शानदार यॉट मिला। ये देखकर राहुल की आंखें हल्के से चमक उठीं। कुछ समय पहले उन्होंने संयोग से सोलांज यॉट के बारे में खबर देखी थी। ये यॉट आकर्षक आकार का है, 86 मीटर लंबा और इसमें 8 वीआईपी कमरे हैं। ये यॉट कम, बल्कि पानी का किला ज्यादा है और इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अब ये शानदार यॉट उनका है। राहुल के पास शानदार कॉलोनियां, लग्जरी विला, सुपर स्पोर्ट्स कारें और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी हैं। लेकिन सच कहें, ये पहली बार है जब उन्होंने एक शानदार यॉट हासिल किया। टटट। इस समय अमिता हॉल में आई और पीछे से राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने उनकी कलाई को हल्के से थपथपाया और बोला, तुम पिछले 2 दिनों से बहुत मेहनत कर रही थी, थोड़ा और सो क्यों नहीं लेती? मेहनत? अमिता का सुंदर चेहरा हल्के से लाल हो गया और फिर वे फुसफुसाई, मैं पहले ही आराम कर चुकी हूँ। झनझन। इस समय अमिता की जेब में फोन ने एक तेज रिंगटोन बजाई। अमिता ने कॉल रिमाइंडर देखा। ये दीदी लू का था, इसलिए बिना किसी हिचक उन्होंने तुरंत जवाब बटन दबाया। अमिता, क्या तुम अभी भी राहुल के साथ हो? दीदी लू ने पूछा।
हाँ दीदी लू, कोई बात है? अमिता ने जवाब में पूछा। दीदी लू ने कहा, हाँ बात यह है, हाल ही में हमने कई बड़े ऑर्डर लिए हैं ना। कल सबने एक दिन की अतिरिक्त शिफ्ट की और मूल रूप से प्रारंभिक काम पूरा कर लिया। आगे बहुत सारी चीजें होंगी, तो मैं सोच रही थी क्यों न अगले 1-2 दिन में सभी के लिए एक टीम बिल्डिंग आयोजित करें ताकि सब मजे करें और आराम करें। तुम्हें क्या लगता है? अमिता एक प्रेरित और साथ ही बहुत प्रबंधन प्रतिभा वाली व्यक्ति थी। वे अच्छी तरह जानती थीं कि कर्मचारियों के प्रबंधन में आराम और अनुशासन का संतुलन होना चाहिए, वरना लोगों के मन में समस्याएं होंगी। कंपनी की स्थापना के बाद से कभी कोई टीम बिल्डिंग नहीं हुई थी। इसके अलावा जैसा दीदी लू ने कहा, पूरी कंपनी जल्द ही बहुत व्यस्त होने वाली थी। इससे पहले टीम बिल्डिंग कर्मचारियों को आराम देना आसान बनाएगी, साथ ही ये कर्मचारियों की आपसी समझ को बढ़ाएगी और भविष्य की कार्यकुशलता को बढ़ाएगी। ये वाकई एक अच्छी बात थी। इसलिए अमिता ने जवाब दिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। दीदी लू ने खुशी से कहा, हाँ, मैंने कहा था ना कि अमिता सहमत होगी। ठीक है, तुम दोनों प्रेमी जोड़ा अपनी मिठास जारी रखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। ये सारी बातें राहुल के कानों में गईं। अगर टीम बिल्डिंग की बात है तो मेरे पास एक अच्छी जगह है, मैं इसे व्यवस्थित करने में मदद करता हूँ, ठीक है? राहुल ने कहा। अमिता को राहुल पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए बिना किसी विचार के उन्होंने सिर हिलाया और बोली, ठीक है। झनझन। इस समय राहुल का फोन भी एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। हालांकि यह एक अपरिचित नंबर था। हेलो, क्या ये श्री राहुल शर्मा हैं? फोन पर हल्के सम्मानजनक स्वर में आवाज आई। राहुल ने कहा, हाँ मैं हूँ, आप कौन? श्री शर्मा, नमस्ते, मैं मिलेपू कंपनी का मैनेजर वंश बोस हूँ। आपके द्वारा ऑर्डर किया गया सोलान शानदार यॉट दिल्ली बंदरगाह पर पहुँच गया है और इसे किसी भी समय जांचा जा सकता है। इसके अलावा श्री शर्मा, क्या आपके कोई और सवाल हैं या आपको किसी और मदद की जरूरत है? वंश बोस का मिलेपू कंपनी में एक निश्चित पद था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि सोलान शानदार यॉट ऑर्डर करने वाले व्यक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका लहजा हमेशा बहुत सम्मानजनक था। राहुल के चेहरे पर ऐसा ही भाव था और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अगले 2 दिनों में इसका उपयोग समुद्र में जाने और एक पार्टी आयोजित करने के लिए कर सकता हूँ। क्या आप कुछ क्रू मेंबर्स और वेटर्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, वंश ने कहा। फोन काटने के बाद राहुल ने अमिता से कहा, मैंने व्यवस्था कर दी है, अब तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम कब टीम बिल्डिंग करना चाहती हो। अमिता ने कहा, तो मैं दीदी लू और बाकियों से पूछती हूँ। आज राहुल और अमिता पूरे दिन बाहर नहीं गए। वे छुट्टी पर रहने वाले एक युवा जोड़े की तरह थे, साथ में खाना खाया, साथ में टीवी देखा और बहुत आरामदायक और गर्मजोशी भरा। पलक झपकते अगला दिन आ गया। जब सुबह की पहली किरण उगी तो अमिता ने राहुल को एक मिनी कार में ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग तक छोड़ा। इस समय फन्यू निवेश कंपनी के सभी कर्मचारी स्कूल बैग, धूप के चश्मे और टोपियां लिए चेहरों पर मुस्कान के साथ नीचे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज फन्यू कंपनी की टीम बिल्डिंग का दिन था। जब उन्होंने अमिता और राहुल को BMW मिनी कार से बाहर निकलते देखा तो उन्होंने जोश से चिल्लाया, नमस्ते श्री शर्मा, श्रीमती यादव। जाहिर था सबको राहुल की पहचान के बारे में कुछ जानकारी थी। अमिता ने गला साफ किया और बोली, आज हमारी फन्यू कंपनी की टीम बिल्डिंग का दिन है। आज कोई बॉस नहीं, कोई लीडर नहीं, हम सब दोस्त हैं। बाद में हम साथ में खाएंगे और मजे करेंगे। शानदार, सबने एक स्वर में चिल्लाया। ची। इस समय दूर से एक मर्सिडीज शानदार बस आई और सबके सामने स्थिर रुक गई। अमिता ने कहा, गाड़ी आ गई है तो हम चलते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल टावर बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधे घंटे में सब नीले समुद्र को देख सकते थे। गाड़ी से उतरने के बाद सबने समुद्री हवा का सामना किया, उनके चेहरे सुकून से भरे थे। इस पल सूट बूट में एक व्यक्ति दूर से आया और राहुल से सम्मानपूर्वक बोला, श्री शर्मा इधर से। वह वंश बोस था, मिलेपू का मैनेजर जिसने कल राहुल को कॉल किया था। राहुल ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। ये बंदरगाह क्षेत्र था और नदी के किनारे कई जहाज और यॉट खड़े थे। सब चलते और देखते जा रहे थे और बीच बीच में चर्चाएं हो रही थीं। वह जहाज बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ इतने सारे जहाज रुके हैं। दिल्ली में मकान इतने महंगे हैं, तुम कहो यहाँ एक जहाज खरीद कर इसे मकान की तरह इस्तेमाल करें तो कैसा रहे? कैसा? तब तुम सचमुच धनवान हो, क्योंकि यहाँ 1 साल रुकने के लिए कम से कम 6 अंकों की प्रबंधन फीस देनी पड़ती है। हाय जल्दबाजी। इस समय किसी ने चिल्लाकर कहा, वाह देखो वहाँ एक जहाज कितना शानदार है, फिल्म के जहाज से भी ज्यादा शानदार। कितना शानदार है, काश मैं ऊपर जाकर देख पाता।
ऊपर सोचना भी मत, ये सोलांज शानदार यॉट है। हाँ सही है सोलांज, मैंने 2 दिन पहले एक पत्रिका में इस यॉट को देखा था। इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए है। 1200 करोड़ रुपए। हाय, राहुल ने सबकी बातें सुनी। वे मुस्कुराए और अपनी नाक छुई और बोले, चूंकि सबको ये यॉट इतना पसंद है तो ऊपर चलो। कई कर्मचारियों के चेहरों पर संदेह उभरा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हम आज इस यॉट पर टीम बिल्डिंग कर रहे हैं। खामोशी, पूरा दृश्य शांत हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। ये जान लो, उन्होंने अभी सुना था, ये यॉट सोलांज है, जिसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए है। बेशक, भले ही यह न जानते हों, इस यॉट का दिखावा ही बहुत आश्चर्यजनक था। कल सबको पता था कि आज समुद्र में टीम बिल्डिंग होगी। इससे सब खुश थे। हालांकि सबने सोचा था कि यह सिर्फ कोई पुराना जहाज किराए पर लेना होगा या किसी बड़े जहाज के लिए टिकट खरीदना होगा। अब यह एक शानदार यॉट में बदल गया। यह क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? सबको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इस समय सोलांज शानदार यॉट पर मौजूद परिचारकों ने जैसे राहुल की बात की पुष्टि की। वे जहाज से उतरे, झुके और बहुत सम्मानजनक स्वर में बोले, सबका स्वागत है। हम कामना करते हैं कि आप सब मजे करें। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब